नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में टॉप हेडलाइंस में आज नेचुरल गैस है, जहां पर इस साल में अच्छी खासी बढ़त हमने आते हुए नजर आई है। अगर ओवरऑल एनर्जी पैक देखें तो यहां पर दो ही चीज़ें तेजी में हैं। कच्चे तेल में आपको याद दिला दें 18 से 19% तक की गिरावट है। गैसोलीन में काफ़ी हद तक वही हाल है। हीटिंग ऑयल में हमने गिरावट आते हुए देखी है। नेचुरल गैस में कुछ बहुत सपोर्ट करंट लेवल्स पे बनता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे जीरे की, जहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स बनते हुए देखे हैं। और अगर पिछले महीने यानी कि नवंबर की बात की जाए तो कुछ अपर सर्किट्स के साथ भी यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन करंट लेवल्स पे किस तरह का ये साल रहा और अगले साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, साथ ही हैं प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, एंड स्पाइसेस पे बात करेंगे राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर। शुरुआत लेकिन यहाँ पर एनर्जी एज अ सेक्टर के साथ कर लेते हैं। एंड जिस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर नेचुरल गैस में आते हुए देखी है वो आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे मंथ ऑन मंथ। और अगर हम 6 मंथ 12 मंथ चार्ट्स यहाँ पर आपको दिखा सकें तो अच्छी खासी बढ़त नियर टर्म में यहाँ पर देखने को मिली है। 20% की तेजी के साथ फिलहाल नेचुरल गैस के प्राइसेस में यहाँ पर मूव्स हैं। 42% की तेजी पिछले 6 महीने में बनती हुई नजर आई है। और अगर पिछले 12 महीने यानी कि 1 साल की यहाँ पर बात की जाए तो भी यहाँ पर नेचुरल गैस आपको यहाँ पर हल्की सी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो क्लियरली 232 के लोज के बाद यहाँ पर 491 तक के हाइज, अच्छी खासी गेंस स्पेशली इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर बनते हुए। आप कैसे देखते हैं आप दिनेश जी नेचुरल गैस के प्राइसेस, जिस तरह का रिटर्न यहाँ पर हमने आता हुआ देखा है इंडियन मार्केट्स के लिहाज से, क्योंकि नेचुरल गैस टू बिगिन विद एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है। अगर हम टीटीएफ प्राइसेस देखें यूरोप में, या यूएस के नंबर्स देखें, या यूरोप के प्राइसेस ओवरऑल देखें, लंदन के प्राइसेस फॉर दैट मैटर, काफी बिखरी हुई सी मार्केट। बिल्कुल, जब भी ठंड का मौसम आता है इसका तेजी का दौर शुरू हो जाता है। और सेकेंडली एमसीएक्स में जब भी स्प्रेड बैकवर्डेशन में होता है 30 रुपए 40 रुपए, तो ये बेहतरीन कमोडिटी होती है निवेशकों के लिए। 280 के लेवल से निरंतर बढ़कर ये 290 490 495 के लेवल, करीब करीब 210 220 की चाल एक तरफा इसमें आई है। जैसे कि आपने कहा कि 42% की तेजी सालाना आई है, काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। मुझे लगता है ये मोमेंटम अभी और भी कंटिन्यू हो सकता है। ये अभी मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है। आज जो 5% की गिरावट आई है, 455 का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। 455 के लेवल के इर्द गिर्द कई बार भी आता है तो अच्छा खरीदारी का एक अवसर बन सकता है। 505 565 के लेवल्स 1 या 1.5 महीने के भीतर हमें देखने मिल सकते हैं। 420 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है एमसीएक्स ये कमोडिटीज बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। अच्छी खासी मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। आज ऑफ कोर्स कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन अगले मंथ में यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी बनते हुए नजर आई है। और जैसे बात की है बैकवर्डेशन, यहाँ पर एक चीज़ होती है जो देखने के लिए है। लेकिन इंटरनेशनल क्यूज किस तरह के हैं, नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। कच्चे तेल पर आपसे सेंस लेंगे, लेकिन आज शुरुआत यहाँ पर गैस से करेंगे। भारत काफ़ी समय से कहता आया है कि ऑयल एंड गैस मिक्स यहाँ पर सही करने की ज़रूरत है। 2025 में हमने वो नंबर्स इंप्रूव होते हुए तो देखे ही हैं। साथ ही साथ जिस तरह से रशिया से कॉन्वर्सेशन है, यूएस से गैस एक्सपोर्ट्स यहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप ग्लोबल और इंडियन गैस मिक्स? मनीषा, ऑयल एंड गैस मॉलिक्यूल एक ही होता है, सोर्स भी उनका एक ही होता है, लेकिन जब वो वहां से कुएं से निकल आते हैं वेल से, तो दोनों का जो बिहेवियर चेंज होता है, बाजार उनका बदल जाता है। तेल जो है, ऑयल जो है, उसको आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। उसे कोका कोला की वाटर में ले जाइए, बैरल में ले जाइए, शिप में ले जाइए, तमाम तरीके, रेल से ले जाइए, ट्रक से ले जाइए, उसको पूरी दुनिया में जो है, इसीलिए वो ग्लोबल, ट्रूली ग्लोबल कमोडिटी है, क्योंकि उसको कहीं भी ले जाना, अगर आपके पास एक बर्तन है या वेसल है या शिप है, तो बहुत आसान होता है। जबकि जो नेचुरल गैस होती है उसके साथ ये नहीं होता, हालांकि मॉलिक्यूल वही है। क्योंकि नेचुरल गैस के लिए या तो आपको पाइपलाइन चाहिए या लिक्विफाइड नेचुरल गैस शिप चाहिए, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। तो इसलिए ये मार्केट इसलिए फ्रेगमेंटेड है और कुछ हद तक ट्रूली ग्लोबल कमोडिटी नहीं है, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। अब रशिया की गैस पूरे यूरोप में जाती थी पहले, अब वो पाइपलाइन एक आध को छोड़ के बाकी बंद है। एलएनजी से जो रशिया से आता था उस पर भी प्रतिबंध लग रहे हैं, काफी और लगाए जा चुके हैं। तो इधर उधर से वो आती है, शिप की कॉस्ट कितनी है, एलएनजी बनाने की कॉस्ट कितनी है, उसको रीगैसिफिकेशन का इकोनॉमिक्स क्या है, किस देश में जा रही है, कोई सेक्शन, इसीलिए आपने उसको फ्रेगमेंटेड बिल्कुल सही कहा, और उसकी कीमतें अलग अलग है। मॉलिक्यूल एक है, गैस एक चीज है, लेकिन उसका बाजार अलग अलग है, इसीलिए कीमतों के अंदर दिखता है। हमने ये देखा है कि जब भी जैसे ही जाड़ा आता है तो उसमें सबसे ज्यादा हीटिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी गैस का प्रयोग होता है। काफी देश में जो गैस इकोनॉमी बन चुकी है वहां भी प्रयोग होता है, लेकिन उसको शिप करना या उसको पाइपलाइन से ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसीलिए उसकी कीमतें ऊपर जाती हैं। जिस तरह का फ्रेगमेंटेशन सप्लाई सिस्टम में गैस के है,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो गैस की जो कीमत है वो उस तरह का आपको आने वाले लंबे समय तक जो है यही दिखने वाला है। उसकी कीमतों को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, उसका बाजार अलग होता है, उसकी इकोनॉमिक्स अलग होती है। इसलिए अगर तेल की आप बात करें तो जिस हिसाब से खबरें निकल के आ रही हैं यूक्रेन को लेकर के, अच्छी खबर है। अमेरिका की तरफ से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, इसलिए होता है तेल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आने वाला समय अच्छा है। खासतौर से कीमतें कम रहेंगी। अमेरिका भी चाहता है कीमतें कम हों, रूस की सप्लाई में डिसरप्शन नहीं होगा, अब ऐसे लगने लगा है। तो भारत जैसे देश के लिए तो बहुत अच्छी खबर। लेकिन जहां तक प्राकृतिक गैस की बात है, चूंकि हम भी काफी मात्रा में आयात करते हैं, अभी गैस का हमारा जो एनर्जी मिक्स में शेयर लगभग 6.5% है। हम उसको 15% ले जाना चाहते हैं और उससे आगे भी ले जाना, 20 भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इम्पोर्ट होगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो भंडार थोड़े बहुत मिले हैं उनको जब तक बाजार में लाएंगे उसमें 7 से 8 साल का समय लगेगा, और जबकि हमारी डिपेंडेंस उससे बढ़ रही है। तो गैस हमारे लिए एक चिंता का विषय बना रहेगा, गैस की कीमत, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन भी, लॉजिस्टिक्स भी। लेकिन तेल के मामले में भारत के लिए अच्छी खबर है। एब्सोल्युटली। मिक्स ऑफ कोर्स हम यहाँ पर गैस का बढ़ाना चाहते हैं जैसे आपने कहा, और प्राइसेस विंटर्स में हमेशा बढ़ते हुए नजर आते हैं, जो इस बार भी कोई डिफरेंट नहीं है, हमने बढ़त प्राइसेस में आते हुए देखी है। नरेंद्र जी, जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, कुछ अच्छी खबरें हैं जैसे आपने मेंशन किया। आपको लगता है करंट लेवल से कुछ फिर गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, या बाजार सरप्लस को और इन सारी चीज़ों को फैक्टर इन कर चुके हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जिस तरह के पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल जो प्रीमियम बना हुआ है आज भी तेल की कीमत में, ये तो अब हटेगा। जिस लगने लगा है कि यूक्रेन को लेकर कोई समझौता होने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो भी चाहता है तेल सस्ता हो, खासतौर से ट्रम्प साहब चाहते हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर $60 से कीमत नीचे जाती है, जो शेल प्रोडक्शन है, शेल तेल का प्रोडक्शन, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो वो भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि $60 पर बैरल एक ऐसी कीमत है जिसमें ट्रम्प साहब भी खुश रहेंगे, वहां की शेल इंडस्ट्री खुश रहेगी, सऊदी अरब बहुत ज्यादा नाराज नहीं होगा, और रूस के लिए कोई बुरी खबर नहीं होगी, और भारत जैसे देश के लिए अच्छी खबर। तो मुझे ऐसा लगता है जियो पॉलिटिक्स को भी अगर आप देखें हर लिहाज से, और साथ में डिमांड एंड सप्लाई देखें, तो मुझे जो मैं 6 महीने का होराइजन आज से देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कीमत जो है वो $60, कभी कभी 55, 56, 57 भी हो सकती है, कभी 62, 63, 64 भी, ये इसके इर्द गिर्द घूमेगी। मतलब जो बैंड है वो $56 पर बैरल से लेकर के $63 पर बैरल का होगा, अगर यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाता है। अगर नहीं होता, यूरोप का रवैया अड़ियल रहता है और वो वहां परेशानियां पैदा करता रहता है, तो फिर कहानी अलग होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इतना आसान यूरोप के लिए नहीं होगा, इसीलिए ये बैंड जो है 55, 56 से लेकर के 63, 64, मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में इसके इर्द गिर्द घूमेगा। उसके बाद हमको देखना होगा कि भाई अगर शांति होती है तो उसके आगे क्या बात होती है, क्योंकि दुनिया में लगातार 6 महीने शांति हो जाए बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा होता कम है, लेकिन नजर उस पर रखनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आज जो हॉराइजन है वो भारत के लिहाज से ऑप्टिमिस्टिक, और जो तेल के प्रोड्यूसर्स है उनके लिए भी इतना बुरा नहीं, और जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तेल का बहुत कम है जैसे सऊदी अरब, रूस के लिए, उनके लिए तो अच्छी खबर। नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, कच्चे तेल और गैस दोनों पर ही अपनी राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ आपको याद दिला दें कि इस हफ्ते यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग है, और वो 9 और 10 दिसंबर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं। दिनेश जी, उससे पहले किस तरह की मूव्स देख रहे हैं हम सोने चांदी में, और क्या करने की राय आप देंगे? जी बिल्कुल, 87% ये चांसेस जताए जा रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट निश्चित तौर से कट होगा, और मुझे लगता है प्रोबेबली होगा भी। और नेक्स्ट ईयर में जो है ये 2 और कट संभावना बताई जा रही है। इसी के चलते प्राइजेस को निरंतर सपोर्ट मिल रहा है। सेकेंडली, जो प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है वो जो रुपया है हमारा निरंतर कमजोर हो रहा है। आज भी 90.20 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और इसमें और भी कमजोरी होने के चांसेस लगते हैं। तो ये जो चीजें है ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। बट पिछले वीक में करीब करीब 4.5% का गेन सिल्वर में आया है, और गोल्ड में भी 2.5% का गेन आया है। आई थिंक 1,30,850 के आसपास गोल्ड में एक बार दिखवाली बन सकती है। नीचे में 1,30,000 के लेवल से दिखा सकता है, और 1,31,100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। गोल्ड मुझे अगर रेशो का कंपैरिजन करते तो थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, लेकिन सिल्वर में कई 1,81,500 के आसपास अगर लेवल मिलता है मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, तो वह निश्चित तौर से खरीदारी की जा सकती है। 1,80,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1,84,000 के लेवल से दिखा सकता है। दिनेश जी, अगर आपने चार्ट्स पे रुपया देखा है तो यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि फ्राइडे को तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट था, रुपए में अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिला, लेकिन आज फिर 90 के नीचे। 89-80 एक सपोर्ट जोन था, शायद वही एक रिट्रेस करने के लिए दोबारा आया था। आने वाले समय में मुझे लगता है कि 90-60, 90-90 ये लेवल से दिखा सकता है, और यही एक फैक्टर है जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस एमसीएक्स में जरूर सपोर्ट कर सकता है।
दिनेश जी, एक फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर कॉपर में, जहाँ पर जोरदार तेजी पिछले 1 महीने और 3 महीने में स्पेशली देखने को मिली है, यहाँ से क्या करने की राय है ये साल खत्म होने तक? तो 15 दिनों में 12% का गेन ऑलमोस्ट आ चुका है, 1100 का लेवल क्रॉस कर चुका है, एलएमई में 11650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सारे फैक्टर्स उसमें एक तरफा मूव कर रहे हैं और ऑल मुझे लगता है कि अब ये जो बड़ी तेजी ऑलमोस्ट आ चुकी है, इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रुकावट, एक पॉज जरूर आना चाहिए और 1107 1108 के आसपास इसमें बिकवाली बन सकती है। नीचे में मुझे लगता है खरीदारी की लेवल 1187 1087 1085 ये लेवल होनी चाहिए। इन लेवल पर फ्रेश खरीदारी करने से निश्चित तौर से रुकना चाहिए। डाउनसाइड 1085 1087 आता है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। खरीदारी यहाँ पर कॉपर में की जानी चाहिए। कॉपर इज द न्यू गोल्ड करके यहाँ पर काफ़ी सारी हेडलाइंस बनती हुई नजर आई हैं और कॉपर ने उस तरह से प्राइस मूवमेंट दिखाई भी है। जैसा आप देख सकते हैं 1 महीने में 10% तक की तेज़ी, बहुत ज़्यादा मुनाफा वसूली के बिना हमने एक लीनियर प्रोग्रेशन यहाँ पर बनता हुआ देखा है। लेकिन बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की भी करेंगे और ओवरऑल स्पाइसेस के लिहाज से ये साल काफ़ी वॉलेटाइल रहा। हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर हैं। धनंजय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। कैसे देखते हैं आप जीरा को स्पेशली, क्योंकि अपर सर्किट्स, बहुत बड़ी मुनाफा वसूली, पूरा साल इस तरह से यहाँ पर जीरे ने कारोबार किया है? नमस्कार मनीषा जी, जब तक जीरा खेत से बाहर नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा सकता। जिस खेत में जीरा होता है उस खेत का किसान यानी कि मालिक शायद ही कहाँ जाता होगा, समझो कहाँ गया हो शादी में भी, तो भी उसका दिल जीरे के ऊपर ही पड़ा होता है क्योंकि वो एकदम सेंसिटिव आइटम है। अभी फिलहाल ऊंझा मंडी में देखने जाए तो 8 से 9,000 बोरी की आवकें आ रही है। सामने व्यापार भी उतना ही हो रहा है, उसमें 30 से 35% जीरा किसानों का आ रहा है, बाकी सब स्टॉकिस्ट और व्यापारियों का आ रहा है। जब अभी तक का अनुमान लगाए तो सौराष्ट्र और काठियावाड़ 65%, कच्छ 85 to 90% और राजस्थान 90% के करीब सोइंग की रिपोर्ट आ रही है। 1 महीने के बाद ही पक्का आंकड़े आएंगे, तब तक हमें उस पर वॉच करना है कि क्या हो रहा है। धनंजय जी, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, उठापटक भावों में बहुत ज़्यादा है, क्या ये बाजार के फंडामेंटल्स हैं या आपको लगता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है? मनीषा जी, एक देखने जाए तो जीरा है ना, 200 के अंदर के जो जीरा है ना वो गलत रेट है, क्योंकि जीरा 175 180 अगर देख के आए ना, इसके लिए लोगों को लग रहा है कि जीरे का रेट 200 के ऊपर 210 15 बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इस हम लोग फंडामेंटल अगर देखते हैं तो 200 के अंदर के जीरे के रेट बिल्कुल गलत है, 200 के ऊपर ही जीरे के रेट होने चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जीरा इस रेट से अभी जो देख रहे हैं ना उससे 2-5 या 10 रुपए की ही मंदी दिख रही है। सामने जीरा बिल्कुल चलेगा, इस रेट से मंदी बिल्कुल नहीं है। तो धनंजय जी, आने वाले, अगर जैसे आपने कहा 1 महीने में पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि बुआई किस तरह की हुई है, तब तक आप प्राइसेस की क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं? क्या शादियों का सीजन, वो सारी मांग पूरी हो चुकी है? देखो, जैसा हम इस साल की हम देखें क्रॉप तो 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर करीब थी, लेकिन जिस तरह के इस साल व्यापार थे उस तरीके से हमको लग रहा है कि 25 लाख बोरी के अंदाज कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रह सकता है। जीरा अगर दोबारा 21,500 अगर क्रॉस करता है तो जीरा बिल्कुल 25,000 के करीब पहुंचेगा, इसमें दो राय नहीं है मैम। राइट, यानी कि तेज़ी यहाँ पर आ सकती है और 200 के नीचे के जो जीरा के प्राइसेस हैं वो फेयर नहीं हैं और बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। आज ऑफ कोर्स 20,900 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर 2.5% की गिरावट है, लेकिन तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर इंडस्ट्री को आगे आती हुई। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आगे आने के लिए और वो डिटेल्स भी बताने के लिए। स्वागत है आपका। और बॉन्ड स्ट्रीट की शुरुआत हम आज इससे शुरू करेंगे कि बॉन्ड्स क्या हैं, कितने तरह के हैं और इंडियन मार्केट कितनी बड़ी है। तो आपको बता दें कि बॉन्ड डेट सिक्योरिटीज़ होते हैं। निवेशक कर्ज लेने वालों को रकम उधार देते हैं। एक तय अवधि के लिए ये रकम उधार दी जाती है और सरकार और कंपनीज को ये रकम उधार में दी जा सकती है। रकम के बदले निवेशकों को ब्याज मिलता है और समय पूरा होने के बाद यहाँ पर मूलधन, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट था, वो भी आपको वापस मिल जाता है। काफ़ी तरह के बॉन्ड हैं और 4 मेजर हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स और हाई यील्ड बॉन्ड्स, जिन्हें कि जंक बॉन्ड्स भी कहा जाता है। सरकारी बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिनको सरकारें जारी करती हैं और इन्हें ट्रेजरी बॉन्ड से भी जाना जाता है। कॉरपोरेट्स बॉन्ड कंपनीज इशू करती हैं, जो फंड जुटाने के लिए कंपनीज के द्वारा जारी किया जाता है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो ये स्थानीय सरकारें यानी कि रीजनल लोकल गवर्नमेंट जारी करती हैं और इसे लोकल या स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किया जाता है। हाई यील्ड बॉन्ड्स में रिटर्न तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है।
अब आपको बॉन्ड में निवेश क्यों करना चाहिए? वेल, ये आपकी एक प्रॉपर इनकम के लिए, स्थायी आय जिसे हम कहते हैं, उसके लिए निवेश किया जा सकता है। इसमें आपको तय दर से रिटर्न भी मिलता है। निवेश में जोखिम कम और सुरक्षा भी यहाँ पर ज़्यादा है, और मैच्योरिटी पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जैसे आप इक्विटीज़ में, एफडीज़ में, गोल्ड में निवेश करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। अब अगर इंडियन बॉन्ड मार्केट की बात की जाए तो ये 2.8 लाख करोड़ का मार्केट है। 2024-25 में हमने यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आते हुए देखी। विदेशी निवेशकों का भी यहाँ पर निवेश बढ़ता हुआ नजर आया है। इसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी है और महंगाई घटने से भी यहाँ पर सपोर्ट मिला है। प्रमुख ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भी अब यहाँ पर इंडियन बॉन्ड शामिल हो चुके हैं और यहाँ पर रिटेल की भागीदारी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र भी आई है। अगर दूसरे विकसित बाज़ारों की तुलना से की जाए तो यहाँ पर हमने बेहतर रिटर्न्स बनते हुए देखे हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी रफ्तार बनती हुई नजर आई है और अब ये बाजार इतना खुल चुका है कि आप जस्ट अबाउट 10,000 रुपए से भी इसमें निवेश कर सकते हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.